हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर। आशा आप सभी अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में संपन्न हुआ, उसका पार्ट 4 लेकर के हम उपस्थित हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रूस में समाजवाद का प्रसार कैसे हुआ, कैसे सोशलिज्म रूस में फैलता चला गया, क्रांति कैसे एक नया रूप लेती है, कैसे निरंकुश शासक जार निकोलस सेकेंड के खिलाफ सोशलिज्म अर्थात समाजवाद अपना मजबूत पकड़ बनाता चला गया। अब किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा पहली बार तख्ता पलट करने में इस सोशलिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार विश्व में समाजवाद के प्रभाव से परिवर्तन किसानों के द्वारा हुआ और किसानों की सरकार बनी, इसलिए इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि जैसे जैसे समाजवाद फैल रहा है, उसी में 1905 की क्रांति, जिसे इतिहास में ब्लडी संडे के रूप में भी जाना जाता है। आइए तो देखते हैं सोशलिज्म इन रसिया। 1914 के पहले बच्चों, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे रसिया में, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जार निकोलस सेकेंड ने सबको इलीगल कर दिया था। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। आगे चल करके समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर के रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनती है, जो किसान इसमें ज्यादा जुड़ते हैं। और ये वो किसान है जो एक तरह से समानता लाना चाहते हैं, और जो खेत है जो एग्रीकल्चर करने के लिए मिला है, उस लैंड पर वो आपस में शेयर भी करते हैं, एक दूसरे को बांटते भी हैं। और ये लगता है कि अब ये जमीन जो लैंड पूंजीपतियों के हाथ में है, धीरे धीरे हम किसानों को मिल जाएगी इसके द्वारा। आगे चल करके जब वहां के लोगों को ये लगता है कि किसानों का संगठन गांव से लेकर के शहरों तक बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उनके अधिकार को और तेजी से लाने के लिए, जार निकोलस के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए कई सोशलिज्म संगठन बनते हैं। उसी में है सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी, 1900 में बना। सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी में वो किसान हैं जो एक तरह से सोशल डेमोक्रेटिक विचारधारा के हैं। ये वो किसान हैं जो गांव में बहुत एक्टिव है, और लैंड जो इनकी जिस पर खेती करते हैं, इनको लगता है कि सामंतों से लैंड लेकर के हम किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और इसके द्वारा ये अपना संगठन और मजबूत करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक वर्क और मजबूत होता है। हालांकि रसिया में जददी नेशनलिस्ट पार्टी है, जो जददी वो है जो मुसलमानों का संगठन है, जो मुस्लिम संगठन बन करके मुसलमानों के अधिकार के लिए बात करते हैं। वहां पर वो भी किसान मजदूर भी हैं, हर तरह के लोग हैं मुस्लिम आबादी में भी। इसके अतिरिक्त आगे चल करके अगर हम देखें, जो रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन इसका एक लीडर व्लादिमीर लेनिन इसका विरोध करता है कि इतनी निरंकुश शासक के खिलाफ, एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ, जार निकोलस सेकेंड के खिलाफ, जो ऑटोक्रेट है और पूरे देश में अपनी निरंकुशता का परिचायक बना है, किसानों का शोषण कर रहा है, मजदूरों का शोषण कर रहा है। जब तक पार्टी अनुशासित नहीं होगी, उसमें लोग अनुशासित नहीं होंगे, और तब तक ये क्रांति संभव नहीं हो सकती है। इसलिए यही रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। पहला ग्रुप पार्टी बनती है बोल्शेविक पार्टी, दूसरा मेंशेविक पार्टी है। बोल्शेविक पार्टी का लीडर व्लादिमीर लेनिन है, मेंशेविक पार्टी का लीडर जूलियस मार्टो है। बोल्शेविक पार्टी क्या चाहते हैं? दे वर मेजॉरिटी पार्टी, मतलब मेजॉरिटी में है, बड़ी पार्टी है।
दे थॉट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड, पार्टी को डिसिप्लिन अनुशासित होना चाहिए, अपने नियंत्रण में होना चाहिए, ये अपने सदस्यों पर नियंत्रण में रखे। अगर क्रांति को सफल करना है जार निकोलस के अगेंस्ट, तब तक सत्ता जार निकोलस के हाथ में है, तब तक संभव नहीं है। व्लादिमीर लेनिन का कहना है कि तब तक आपका क्रांति संभव नहीं है जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, अपने पर नियंत्रण नहीं करेंगे। आप क्वांटिटी में ज्यादा ना हो, क्वालिटी में ज्यादा हो। सुनियोजित प्लान बनाइए, वेल संगठन बनाइए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए और उसको अंजाम देने तक अनुशासित ढंग से उसको प्रायोजित कीजिए। और जब तक सफलता नहीं मिल जाए, ये समाजवादी संगठन जार निकोलस के खिलाफ आगे बढ़ता है। जबकि मेंशेविक, जिसके लीडर जूलियस मार्टो है, माइनॉरिटी पार्टी है, दिस पार्टी वाज ओपन टू ऑल, सो पॉपुलेशन वाज लो। ये पार्टी सभी के लिए दरवाजा खोल रखी है, पूरी आबादी के लिए, जो चाहे इसका मेंबर बन जाए। यही इसका ड्रॉबैक था कि यह पार्टी मेंशेविक उतनी अनुशासित नहीं थी जितनी की अनुशासित बोल्शेविक पार्टी थी। यही बोल्शेविक पार्टी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बनता है, आगे चल करके क्रांति को सफल करती है। बोल्शेविक पार्टी अपना नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी होती है और सत्ता में व्लादिमीर लेनिन स्थापित होता है। अब पहला किसानों मजदूरों के द्वारा बनाया गया सरकार बनाता है। और ये बार बार उठने लगी बात, ये किसान क्यों सक्सेस है, क्योंकि किसान अब छोटे छोटे ट्रुप्स में गांव से लेकर के कस्बों तक, कस्बों से लेकर के शहर तक, शहर से लेकर के विंटर पैलेस तक, सेंट पीटर्सबर्ग तक, जहां राजा रहता है वहां तक अपनी मांग को रखते जा रहे हैं। लगातार आंदोलन हो रहा है, आंदोलन कभी हिंसक भी हो जाता है। लेनिन को कई बार देश निकाला भी दे दिया गया इसी की वजह से, लेकिन जब तक वो वापस भी आता है, आगे वो घटना चक्र हम देखेंगे। इतना समाजवादी विचारधारा जब पूरी तरह से स्टेब्लिश हो जाती है और क्रांति को आगे रूप देते हैं, 1904 तक आते आते ये जो बोल्शेविक पार्टी है, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से ही टूटकर बना है, क्रांति को सफलता प्रदान करने के लिए किसानों को कम्यून में बनाना शुरू करती है। छोटे छोटे किसानों का ट्रुप्स बनता है जो आगे चल करके सोवियत कहलाते हैं। ये पार्टी अपनी डिमांड एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से सरकार के पास अर्थात जार जो कि राजा को कहते हैं, अपनी मांग को रखने के लिए एक पीसफुल जुलूस लेकर के जा रही है। अब वो क्रांति के रूप में आता है सामने। वह क्या है? 1905 की क्रांति एक बड़ा है टर्बुलेंट टाइम्स है, अर्थात रूस के इतिहास में बड़ा उठापटक, बड़ा उथल पुथल हुआ 1905 में। क्या? देयर वाज नो पार्लियामेंट, जार वाज ऑटोक्रेटिक। 20वीं सदी में जहां कई देशों में पार्लियामेंट बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आप देख रहे हैं, फ्रांस की क्रांति से हर जगह डिमांड हो रही संविधान बनाने की, एक नई संसद बनाने की जो कानून बनाएगी और समय समय पर देश की जरूरतों के हिसाब से लॉ में अमेंडमेंट होगा, उसकी जरूरत के हिसाब से कानून व्यवस्था बनेगी। लेकिन रूस में अभी भी कोई भी पार्लियामेंट्स नहीं है। जार निकोलस ऑटोक्रेट है, अर्थात निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो, उस शासक को निरंकुश कहा जाता है। इन 1905 लिबरल विचारधारा के लोग एक कैंपेन करते हैं अगेंस्ट दे डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, रियल वेजेस इंक्रीज, वर्क्स आवर रिड्यूस, अर्थात एक शांतिपूर्ण जुलूस। द प्रोसेशन वाज लेड बाय फादर गैपॉन, रिच विंटर पैलेस and was attacked by police. Around 300 workers were killed and many people injured. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेंट पीटर्सबर्ग में विंटर पैलेस पर एक लिबरल्स विचारधारा के लोग फादर गैपॉन के नेतृत्व में अपनी मांग लेकर के जा रहे हैं कि किस प्रकार किसानों की बात, वहां के मजदूरों की बात को पूरा किया जाए। वर्कर्स जो वर्क करते हैं उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात आती है। 1905 तक आते आते गुड्स के प्राइसेस इतनी हाई कर गए, इतनी महंगाई का लेवल बढ़ गया
कि उनकी सैलरी में, मजदूरों की सैलरी में 20% की कमी आ गई, वस्तुएं महंगी मिलने लगी, सैलरी कम हो गई, काम बहुत ज्यादा करना है, कोई वर्क आवर फिक्स नहीं है। इसका विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण जुलूस लेकर के जा रहे हैं। वेजेस बढ़ाया जाए, वर्क आवर्स रिड्यूस करके 1 घंटे किया जाए और एक सम्मानित जिंदगी जीने के लिए वर्कर्स को और उनके परिवार की सुरक्षा की भी गारंटी सरकार अर्थात जार निकोलस सेकेंड ले। ऐसे समय में जार निकोलस सेकेंड और उसकी रानी जारीना के प्रभाव में एक रास्पुटिन नामक व्यक्ति, जो किसान से लेकर के सन्यासी तक एक डॉक्टर के रूप में अपना वर्चस्व बना चुका है, राजमहल में, विंटर पैलेस में रानी का बहुत ही फॉलोअर्स बन गया है, रानी और राजा के बहुत करीब हो चुका है। उसने जार निकोलस को भड़काया कि फादर गैपॉन के नेतृत्व में एक ऐसी भीड़ आ रही है जो आपको कुचल देगी, ये समाजवादियों की भीड़ है, ये सोवियत की भीड़ है, जो हिंसक रूप लेकर के विंटर पैलेस पे अटैक करके सत्ता को उखाड़ देना चाहते हैं। उनके बहकावे में आकर जार निकोलस सेकेंड ने अपने पुलिस को ऑर्डर दे देता है गोली चलाने के लिए, इस जुलूस को रोकने के लिए, जिसमें 100 के ऊपर पीपुल्स मारे गए, 1000 किल हो गए। ये घटना चूंकि 22 जनवरी 1905 को विश्व के इतिहास में रसिया में गठित हुआ, वह दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इतिहास में इसे ब्लडी संडे के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, ऑल मिडिल वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। अब यह इंसिडेंट के बाद सारे वर्कर्स एक कम्यून बना करके, एक सोवियत बना करके, मिडिल क्लास के लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मांग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अर्थात एक ऐसी पार्लियामेंट हो, इलेक्टेड मेंबर्स उसमें जाएं और वह डिसीजन लेने के लिए वहां पर मतलब मीटिंग्स के बाद कोई डिसीजन लिया जाए, जैसे कि आजकल की पार्लियामेंट में जनता द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं और वहां पर डिसीजन लिया जाता है। जार निकोलस सेकेंड के खिलाफ पूरे रसिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में, अन्य जगहों पर इतना ज्यादा हिंसक आंदोलन होने लगा कि जार निकोलस को झुक करके इन मिडिल क्लास वर्कर्स की बात को मानना पड़ा और जार ने एक ड्यूमा, जो कि रसिया के पार्लियामेंट्स को कहते हैं बच्चों, ये आज भी ड्यूमा है, वहां की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है। इसी आंदोलन के बाद, मतलब ब्लडी संडे 1905 जो घटित हुआ, इसी 1905 की क्रांति के बाद एक ड्यूमा बनाने का परमिशन जार निकोलस सेकेंड ने दिया, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि ये अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और निकोलस सेकेंड कमजोर होता जा रहा है। फर्स्ट ड्यूमा 75 डेज तक चला, सेकेंड ड्यूमा लगभग 3 मंथ तक चला और राजा अभी अपने पावर को कम नहीं किया है। बस सोवियत के द्वारा सोशलिस्ट जो विचारधारा के हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग इलेक्ट होकर के वहां पर जाते हैं पार्लियामेंट्स में और राजा से अपनी बात रखते हैं, समाज की बात रखते हैं, किसानों की बात रखते हैं, मजदूरों की बात रखते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उद्योगपतियों से जमीन को नेशनलाइज करने की बात करते हैं, मजदूरों की वर्क आवर रिड्यूस करके उनकी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, किसान जिस पर खेती करता है बड़े बड़े सामंतों से, लैंडलॉर्ड से जमीन लेकर के उनको अधिक जमीन देने की बात करते हैं। इन सब चीजों से राजा परेशान हो जाता है, बार बार ड्यूमा को बर्खास्त कर देता है। लेकिन विरोध के बाद इन थर्ड ड्यूमा ही चेंज वोटिंग राइट्स, लेकिन तीसरी ड्यूमा पुनः बुलाई गई, इसमें वोटिंग राइट्स he did not wanted any questioning of his authorities। जो अथॉरिटी है, जो मेन पार्लियामेंट का, उससे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपकी बात को फुलफिल कर दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो किसानों का जो ये आंदोलन था, अपनी लैंड प्रॉपर्टी को जिस पर खेती करते हैं वो पाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक अधिकार को पाना चाहते हैं, सम्मानित जिंदगी जीना चाहते हैं, धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ती चली जाती है। जार निकोलस सेकेंड कमजोर होता चला जा रहा है, रूस की क्रांति आगे बढ़ रही है, किसानों की मांग आगे बढ़ रही है। अब व्लादिमीर लेनिन
किसानों का एक बड़ा लीडर उभर करके बोल्शेविक पार्टी बना करके सामने आता है और सत्ता को चैलेंज करता है। सत्ता अर्थात जार के निरंकुश शासन के खिलाफ जनता के साथ, किसानों के साथ आंदोलन को सुनियोजित प्लान देता है और क्रांति आगे की तरफ बढ़ती है। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी दौर आता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार और रूसी एम्पायर की क्या भूमिका है, ऐसे में हम अगले वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो तक यहीं पर। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अच्छा है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स वंस अगेन।